हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अध्याय 11 राम वृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अध्याय 11 में उल्लेखित है। ठीक है। इनका जो कहानी है क्लास 10th में, वह है बाल गोविंद भगत, जिससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी शिक्षक बहाली में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग इस पार्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देखेंगे और उसके साथ ही साथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी करते हुए जाएंगे। ठीक है। ये जो सीरीज चल रहा है, यह लेवल 1 और लेवल 2 अर्थात 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। ये बहुत पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने भी अपना पत्र 1 में मातृभाषा के रूप में हिंदी को रखे होंगे। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देखेंगे और इसके साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चन करते हुए जाएंगे। और ये पूरा जो सीरीज चल रहा है वह झारखंड माध्यमिक बोर्ड पर ही चल रहा है, क्योंकि जेएसएससी ने स्पष्ट अपने सिलेबस को उल्लेखित कर दिया है कि पत्र 1 में आपको 10th के स्तर का ही सवाल पूछा जाएगा, जो कि आपका आहारता प्रवृत्ति कराएगा। ठीक है। अर्थात आपको पासिंग नेचर का रहेगा। इसमें आपको पास करना अनिवार्य है, तभी आपकी अगली कॉपियां जांची जाएगी। ठीक है। तो हम लोग आज जो है 11 जो चैप्टर है राम वृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में बताया गया है, और उनका जो कहानी है वह है बाल गोविंद भगत। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनका चित्र राम वृक्ष बेनीपुरी जी का है। ठीक है। इसके बाद हम लोग उनसे जानने से पहले हम लोग राम वृक्ष बेनीपुरी जी का क्या करेंगे, जीवन परिचय को देखेंगे कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या हासिल किए हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने कौन कौन से कृतियाँ अपने जीवन में अर्जित किए हैं। ठीक है। तो एक एक करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उसको देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट को। ठीक। तो यहाँ से बहुत तरह के आपके सवाल शिक्षक बहाली में पूछे जा सकते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी को लेकर। ठीक है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म जो है बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में हुआ है। ठीक है। तो उनका कौन सा जिला में जन्म हुआ है? मुजफ्फरपुर जिला। और अगर राज्य पूछा जाए तो बिहार में हुआ है। ठीक है। अगर उनका गांव पूछा जाए तो बेनीपुर में उनका जन्म हुआ है। गांव कहां पर है? बेनीपुर। जिला पूछा जाए तो मुजफ्फरपुर, और राज्य पूछा जाए तो बिहार में हुआ है। और उनका जन्म कब हुआ है? तो 1899 ईस्वी में राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म हुआ है। ये 4 इंपॉर्टेंट प्रश्न एक ही लाइन में आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। तो उनका जन्म कहाँ हुआ है? तो बेनीपुर में 1899 ईस्वी में, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में उनका जन्म हुआ है। ठीक है। माता पिता का निधन उनके बचपन में ही हो जाने के कारण उनका जीवन आरंभिक वर्ष अभावों एवं कठिनाइयों एवं संघर्षों से बीता। ठीक है। जिनके माता पिता शुरुआत में ही निधित हो जाते हैं अर्थात मर जाते हैं, तो क्या होता है, उस बच्चे का परवरिश क्या हो जाता है, काफ़ी संघर्षपूर्ण रहता है। उसी तरह से राम वृक्ष बेनीपुरी जी का भी जीवन जो रहा वो संघर्षों से घिरा रहा। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1920 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से वह क्या हो गए, जुड़ गए। ठीक है। कब वह राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े? तो 1920 ईस्वी में। ठीक। ये भी सवाल पूछ सकता है कि वह किस आंदोलन से जुड़े थे सक्रिय रूप से? तो राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए थे। कई बार उन्हें इस कारण से उन्हें जेल भी जाना पड़ा। राजनीतिक जब वो जुड़ेंगे कोई भी चीज़ से लेकर, तो कई बार उन्हें जेल संघर्ष करना ही पड़ेगा। ठीक है। उनका देहांत 1968 ईस्वी में हो गया था। ठीक है। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जो है निधन कब हुआ था? तो 1968 ईस्वी में हो गया था। और उन्होंने जो है शिक्षा कहाँ तक ग्रहण किए हुए थे? तो 10वीं तक की शिक्षा ग्रहण किए हुए थे। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिका क्या होने लगी थी, छपने लगी थी। तो इतना कम उम्र से ही उनकी क्या होने लगी थी, पत्रिकाएं पत्र पत्रिकाएं जो निकलती है वह छपने लगी थी। तो कितने वर्ष की अवस्था से? तो 15 वर्ष की अवस्था से। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार भी थे। उन्हें अपने दैनिक साप्ताहिक एवं मासिक पत्रिकाओं का संपादन किया था, जिसमें से उनका है तरुण भारत, किसान मित्र बालक, युवक, ठीक है, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा। ठीक है। नई धारा, ये सभी उनकी पत्र पत्रिका हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी की कौन सी पत्रिकाएं हैं। ठीक है। तो ये सभी ऑप्शन दे देगा, इनमें से एक हटा देगा, दूसरे का पत्रिका डाल देगा। तो इस तरह से कई तरह के ऑप्शन वाले क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इसलिए उनकी पत्रिका का नाम याद रख लेना है कि तरुण भारत है, दूसरा है किसान मित्र बालक। ठीक है। किसान मित्र बालक, पहला हो गया तरुण भारत, दूसरा हो गया किसान मित्र बालक, तीसरा हो गया युवक, चौथा हो गया योगी, पंचम हो गया जनता, छठा हो गया जनवाणी और सातवां हो गया नई धारा। ये सभी उनकी पत्र पत्रिकाएं हैं। गद्य की विधि विधाओं में अनेक उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली थी। उनकी जो लेखन शैली थी वह काफ़ी अच्छी थी। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित हुई है। तो पूछा जा सकता है उनकी कितने खंडों में जो उनकी साहित्य प्रकाशित हुए हैं? तो 8 खंडों में उनकी साहित्य प्रकाशित हुई है बेनीपुरी रचनावली। तो ये सभी यहाँ पर और भी इनका जानकारी दिया गया है, ये आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। यहाँ से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। अब एक एक करके हम लोग उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म कब हुआ था? तो 1899 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में। अगर गांव पूछा जाए तो बेनीपुर में हुआ था।
फिर राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म किस ग्राम में हुआ था, यानी कि गांव में, तो बेनीपुर में। बेनीपुर ग्राम किस जिले में पड़ता है, तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में। राम वृक्ष बेनीपुरी ने किस कक्षा तक की शिक्षा ग्रहण किया है, तो 10वीं तक की शिक्षा ग्रहण किया है। राम वृक्ष बेनीपुरी किस वर्ष सक्रिय रूप से राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए थे, तो 1920 ईस्वी के बाद वह राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से वह जुड़ गए थे 1920 में। ठीक है, कितने वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाएं छपने लगी थी, तो 15 वर्ष के जब वो थे तो उसी एज से उनकी पत्र पत्रिकाएं क्या होने लगी थी, छपने लगी थी। बेनीपुरी जी ने किस विधा में साहित्यिक रचना किए थे, तो बेनीपुरी रचनावली। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेनीपुरी जो है किस विधा में साहित्यिक रचना किए थे, तो बेनीपुरी रचनावली में। बेनीपुरी रचनावली कुल कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी, तो 8 खंडों में प्रकाशित हुई थी। यहाँ से आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि पतितों के देश में बेनीपुरी जी की कैसी कृति है, तो ये क्या है, एक तरह का उपन्यास है। याद कर लीजिएगा, पतितों के देश में बेनीपुरी जी की कैसी कृति है, यहाँ पर इस टाइप का लगा रहेगा। ठीक है, तो पूछा जाएगा पतितों के देश में जो है बेनीपुरी जी की कैसी कृति है, तो ये एक तरह का उपन्यास है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, चिता के फूल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चिता के फूल बेनीपुरी जी की कैसी कृति है, तो ये क्या है, कहानी है। याद रखिएगा, चिता के फूल क्या है, बेनीपुरी जी की एक कहानी है। फिर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अम्बलपाली बेनीपुरी जी की किस प्रकार की रचना है, तो ये एक प्रकार का नाटक है। अम्बलपाली बेनीपुरी जी की किस प्रकार की रचना है, तो ये एक प्रकार का नाटक है। फिर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है, तो ये एक रेखा चित्र है। माटी की मूर्तें किस प्रकार की एक विधा है, तो ये एक रेखा चित्र है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पैरों में पंख बांधकर पानीपुरी जी की, यानी कि वही बेनीपुरी जी की कैसी कृति है, तो यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, ये जो है पैरों में पंख बांधकर जो है ना, ये बेनीपुरी जी की कैसी कृति है, तो ये एक तरह का यात्रा वृत्तांत है। जंजीर और दीवारें बेनीपुरी जी की कैसी रचना है, तो ये एक प्रकार का स्मरण है। ये काफी इंपॉर्टेंट, ये जितना आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन सवाल आपके बन सकते हैं। ठीक है, जंजीर और दीवारें बेनीपुरी जी की कैसी रचना है, तो ये एक प्रकार का स्मरण है। राम वृक्ष बेनीपुरी को किस उपन्यास से जाना जाता है, तो कलम का जादूगर। ये तो काफी वीवीआई क्वेश्चन बन जाता है कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी को किस उपन्यास से जाना जाता है, तो ये इन्हें कलम का जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। राम वृक्ष बेनीपुरी का देहांत कब हुआ था, 1968 ईस्वी में हुआ था। बाल गोविंद भगत का रंग कैसा था, ये अब कहानी से प्रश्न आने लगा। जो बाल गोविंद भगत का जो ये कहानी लिखे हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, जो कि आपके 10th पुस्तक में दिया गया है, इससे भी सवाल बन सकते हैं। तो इससे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पर हम लोगों ने लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन हो सकता है कि बाल गोविंद भगत का रंग कैसा था, तो वह गोरे कद के थे, गोरे नाटे कद के। फिर अगला है कि बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी है, तो करीबन 60 वर्ष से प्लस थे। ठीक है, बाल गोविंद भगत कैसे वस्त्र धारण करते थे, तो एक लंगोटा और एक कनपट्टी धारण करते थे। ठीक है, तो एक लंगोटा और एक कनपट्टी धारण किया करते थे बाल गोविंद भगत। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत जाड़े के दिनों में क्या ओढ़ते थे, तो काला कंबल जो होता है वह ओढ़ा करते थे। बाल गोविंद भगत मस्तक पर क्या लगाते थे, तो रामानंदी चंदन लगाया करते थे। बाल गोविंद भगत गले में क्या पहनते थे, तो तुलसी के जड़ों की माला पहना करते थे। बाल गोविंद भगत गले में क्या पहनते थे, तो तुलसी के जड़ों की माला। बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे, तो कबीर को मानते थे। किसे वो साहब मानते थे बाल गोविंद भगत, तो कबीर को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ स्नान करने के लिए जाते थे, तो गंगा जाया करते थे। बाल गोविंद भगत के बेटे की चिता को आग किसने दी थी, तो पतोहू ने। ठीक है, जो उसका बेटा था उसकी जो वाइफ हुई वो पतोहू बोला जाता है, पतोह। ठीक है, तो वही उसकी आग दी थी। बाल गोविंद भगत का संगीत साधन का चरम उत्कर्ष कब देखा गया, कि जब उसका बेटा मर गया था उसी दिन उनको बाल गोविंद भगत का संगीत साधना का चरम उत्कर्ष देखा गया था इस कविता में। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि बाल गोविंद भगत से आपके बन सकते थे। अब हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं आप लोगों ने थ्योरी को कितने अच्छे से पढ़े हैं। अब एक एक करके हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं, पहला सवाल है कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म किस ग्राम में हुआ था, तो रामपुर, श्यामपुर, बेनीपुर या जयपुर। तो उनका जन्म पाठ में बताया गया है कि उनका जो जन्म है वह बेनीपुर में हुआ था। ठीक है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में। अगला प्रश्न है कि राम वृक्ष बेनीपुरी ने किस कक्षा तक की शिक्षा ग्रहण किए थे, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वह 10वीं तक की शिक्षा को ग्रहण किए हैं, तो 2 का ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि राम वृक्ष बेनीपुरी किस वर्ष सक्रिय रूप से राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए थे, 1922 ईस्वी से, 1924, 1920 या 1928। तो बताया गया है कि वह कब जुड़े थे, 1920 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से वह सक्रिय रूप से जुड़ गए थे, 1920, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की पत्र पत्रिकाएं छपने लगी थी, जब उनका उम्र 10 साल था या 12 साल था या 15 साल था या 17 साल था।
तो पाठ में बताया गया है कि जब उनका जन्म 15 साल था तो तभी से उनकी पत्र पत्रिकाएं क्या होने लगी थी, छपने लगी थी। तो 4 का ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि बेनीपुरी जी ने किस विधा में साप्ताहिक साप्ताहिक रचनाएं की थी? तो गद्य में, पद में, स्मरण यात्रा वृतांत में, या इनमें से कोई नहीं। तो 5 का कौन सा सही हो जाएगा? वह गद्य में साहित्यिक रचनाएं किए थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि बेनीपुरी जी का संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ है? बेनीपुरी रचनावली, बेनीपुरी संग्रह, राम वृक्ष रचनावली, या राम वृक्ष संग्रह। तो जिन्होंने अच्छे से थ्योरी को पढ़ा होगा उनको पता है कि बेनीपुरी रचनावली के नाम से उनका जो है ना यह साहित्यिक प्रकाशित हुआ था, साहित्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि बेनीपुरी रचनावली कुल कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? तो ये थ्योरी में बताया गया था, ये कुल 8 खंडों में प्रकाशित हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि पतितों के देश में बेनीपुरी जी की कैसी कृति है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये एक प्रकार का क्या है? उपन्यास है। पतितों के देश में बेनीपुरी जी की कैसी कृति है? तो उपन्यास है। 9 का ऑप्शन नंबर डी। 8 का। अगला प्रश्न है कि अम्बलपाली बेनीपुरी जी की किस प्रकार की रचना है? 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये एक प्रकार का नाटक है। अम्बलपाली बेनीपुरी जी की किस प्रकार की रचना है? ये एक प्रकार का नाटक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये एक प्रकार का रेखा चित्र है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि पैरों में पंख बांधकर बेनीपुरी जी की कैसी कृति है? तो ये एक प्रकार का क्या है? यात्रा वृतांत है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि जंजीर और दीवारें बेनीपुरी जी की कैसी रचना है? तो ये एक प्रकार का क्या है? संस्मरण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न क्या है कि राम वृक्ष बेनीपुरी को किस उपन्यास से जाना जाता है? कलम का सिपाही, कलम का जादूगर, कलम का मजदूर, या कलम का खिलाड़ी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, कलम का जादूगर के नाम से भी राम वृक्ष बेनीपुरी को जाना जाता है, उपन्यास। ठीक है, उपनाम इनका। राम वृक्ष बेनीपुरी का देहांत कब हुआ था? 1964, 1965, 1966 या 1968। तो 14 का जो ऑप्शन नंबर सही है वह ऑप्शन डी, 1968। अगला प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? मंझले, छोटे, लंबा, या बौना। तो किस कद के थे? मंझले कद के थे, ऑप्शन नंबर ए। बाल गोविंद भगत का रंग कैसा था? काला, सांवला, गोरा, या भूरा। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा वह गोरे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी? 50, 55, 60, या 60 से ऊपर। तो पाठ में बताया गया है कि वह 60 से ऊपर के थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। बाल गोविंद भगत कैसे वस्त्र धारण करते थे? एक धोती और एक लुंगी, एक टोपी और एक लुंगी, एक लंगोटी और एक कनपट्टी टोपी, मात्र एक धोती। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही, 18 का ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत जाड़े के दिनों में क्या ओढ़ते थे? तो 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा काली कमली। ठीक है, काला जो कम्बल होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत मस्तक पर क्या लगाते थे? तो वह एक रामानंदी चंदन लगाते थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत गले में क्या पहनते थे? तो बाल गोविंद भगत तुलसी के जड़ों की माला पहना करते थे, 21 का ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत कैसा जीवन व्यतीत करते थे? तो 22 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? वह एक गृहस्थ थे। ठीक है, वह गृहस्थ थे, ऑप्शन नंबर ए। बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? तो वह कबीर को मानते थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत किनके गीतों को गाते थे तथा उनके आदेशों पर चलते थे? तो वह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, कबीर की ही बातों को मानते थे और उन्हीं के उपदेशों पर चलते थे। 25वां प्रश्न है कि कबीरपंथी मठ बाल गोविंद भगत के घर से कितना किलोमीटर दूर था? ठीक है, तो 25 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी, 4 कोस दूर था। आषाढ़ की बारिश में औरतें क्या लेकर खेतों में मेड़ पर बैठती है? तो 26 का क्या हो जाएगा? कबीला लेकर बैठा करती है, पाठ में बताया गया है। भादों की अंधेरी रात में बाल गोविंद भगत कौन सा गीत गा रहे थे? 27 का क्या हो जाएगा? गोदी में पियवा चमक उठे, सखिया चिहुक उठे। ठीक है, तो ये उनकी कहानी में ये भी बताया गया है। ठीक है, 28वां प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां किस महीने में शुरू होती है? तो 28 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कार्तिक मास में, ऑप्शन नंबर डी। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां किस माह तक चलती थी? सावन, दूसरा है पौष, तीसरा है भादो, या चौथा है फाल्गुन। तो कब तक चला करता था? तो 29 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा फागुन तक। ठीक, डी। अगला प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत के गांव से नदी की दूरी कितनी थी जहां वे स्नान करने जाते थे? तो 30 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 मील दूर था। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। गर्मियों की शाम में बाल गोविंद भगत क्या गाते थे? 31 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सांझा। ठीक है, 32वां प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? तो इसका तो सभी जान रहे हैं, एक बेटे थे उनका। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? चुस्त और तेज, स्वस्थ और कुशाग्र, सुस्त और बोधा, पागल और बीमार। तो 33 का क्या हो जाएगा? सुस्त और बोधा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत ने किसे अपने बेटे की मृत्यु का उत्सव मनाने को कहा था? अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को, अपने भाई को, अपनी पतोह को। तो किसे बोला था? 34 का ऑप्शन नंबर डी, अपनी पतोह को। बाल गोविंद भगत के बेटे की चिता को आग किसने दिया था? तो भाई ने, पत्नी ने, पिता ने या ससुर ने? तो किसने दिया था? पत्नी ने ही दिया था। ठीक है, 35 का बी। बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ स्नान करने के लिए जाते थे? तो गंगा जाया करते थे। ठीक। अगला प्रश्न है कि बाल गोविंद जो है ना भगत, जो कबीर को क्या मानते थे? अपना साहब मानते थे, गुरु मानते थे, शिष्य मानते थे या मित्र मानते थे? तो क्या मानते थे? साहब मानते थे। ऑप्शन नंबर ए। बाल गोविंद भगत किनके आदर्शों पर चलते थे? तो ये कबीर के आदर्शों पर चलते थे। ऑप्शन नंबर सी। बाल गोविंद भगत अपनी फसल को पहले कहाँ लेकर जाते थे? तो ये कबीर पंथी जो मठ था वहाँ पर अपने पहले फसल को लेकर जाते थे। ऑप्शन नंबर डी। लेखक बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध था? तो 40 का क्या हो जाएगा? मधुर गान पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बाल गोविंद भगत खेत में क्या करते थे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, धान के पौधे लगाया करते थे। बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता था? तो ये ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर भक्ति का भाव उनमें था। 42 का सी। अगला प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत किसे निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार मानते थे? तो 43 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, जो है कमज़ोर व्यक्तियों को माना करते थे। अगला प्रश्न है बाल गोविंद भगत कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो 44 का हो जाएगा खंजड़ी बजाया करते थे, जो हाथ में लेकर बजाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। पूरब में लोही लगने शब्द से क्या मतलब है? तो 45 का क्या हो जाएगा? सुबह के समय सूरज की लालिमा जो होती है उसी को पूरब में लोही बोला जाता है। ठीक है, 45 का सी। अगला प्रश्न है 46वां प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत की मृत्यु का क्या कारण था? बेटे की मृत्यु की चिंता, दुर्घटना, बीमारी या भूख? तो 46 का हो जाएगा? बीमारी के चलते उनकी भी मृत्यु हो गई थी। 47वां है पंजर का अर्थ क्या होता है? पंजर मतलब होता है शरीर। ठीक है, पंजर का अर्थ होता है शरीर। 48वां और लास्ट प्रश्न है कि बाल गोविंद की टोपी कैसी थी? सूरदास जैसी, जैन मुनि जैसी, कबीरपंथी जैसी या गांधी की टोपी जैसी? तो कैसी थी बाल गोविंद भगत की? तो ये कबीरपंथी टोपी थी। ये 48 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, बाल गोविंद भगत से, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यदि आप लोगों ने अभी तक कविता से संबंधित सीरीज को नहीं देखे हैं तो वीडियो का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक एक करके सारा वीडियो को देख लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।